अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक अनदर डे अनदर वीडियो। और आज की हमारी वीडियो है एक बहुत ही फेमस बुक की समरी की, जिसका नेम है जिना ऑफ पाकिस्तान बाय स्टैनले वॉलपर्ट। ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम राइटर को देख लेते हैं कि स्टैनले वॉलपर्ट कौन है। स्टैनले वॉलपर्ट एक अमेरिकन हिस्टोरियन है जो दिसंबर 23 1927 में पैदा हुए एंड फेब 19 2019 में उनकी डेथ हुई है। ठीक है, ये हिस्टोरियन भी हैं, उसके बाद इंडोलॉजिस्ट भी हैं, और इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री पे, और स्पेशली वो भी मॉडर्न इंडिया एंड पाकिस्तान की हिस्ट्री पे। ठीक है, इन्होंने काफ़ी सारी फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स भी लिखी हैं, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में प्रोफेसर भी थे। ठीक है, तो ये हो गया स्टैनले वॉलपर्ट। उसके बाद हम चलते हैं बुक की तरफ, जिना ऑफ पाकिस्तान। ये बुक बेसिकली हमें, इसके अगर चैप्टर्स की बात करें तो इसमें 21 चैप्टर्स हैं अराउंड। और इसमें चैप्टर की अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनकी जो डिवीजन की गई है वो सिटीज़ बेस्ड की गई है। लाइक कराची है, उसमें लखनऊ है, बम्बई है, लंदन, ये सारी जगह जहाँ जहाँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गए उन सब का जिक्र है। ठीक है, बहुत डिटेल्ड बुक है। और इसमें कायदे आज़म एज अ पॉलिटिशियन हमने सभी सबको पता है। ठीक है, एज अ वो पाकिस्तानी हम लोग क्या है कि जानते हैं कि कायदे आज़म जो है वो बानी पाकिस्तान थे, कब पैदा हुए, कब फौत हुए। ठीक है, उनके 14 नकात, और ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हर बुक में मिल जाती हैं और हम पढ़ते रहते हैं। तो इस बुक में उससे जो हट की चीज़ें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इस बुक में हमें बताया गया है कि एज अ पर्सन कायदे आज़म कैसे थे। ठीक है, और उनकी मतलब बहुत डिटेल में उनके बारे में डिस्कशन की गई है। फाइन, तो चलें स्टार्ट करते हैं एक कोटेशन से। फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली अल्टर द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, fewer still modify the map of the world, hardly anyone can be credited with creating a nation state. Muhammad Ali Jinnah did all three. ये वो कोटेशन है जिससे स्टैनले वॉलपर्ट ने स्टार्ट किया है, मतलब प्रीफेस में ही इस कोटेशन को पुट किया है। और बहुत फेमस कोटेशन है ये, कि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो हिस्ट्री को, तारीख को बदल के रख देते हैं, और कुछ ही ऐसे होते हैं जो मतलब फ्यू से भी फ्यूअर, मतलब बहुत कम ऐसे होते हैं जो जो दुनिया का नक्शा है उसे बदल देते हैं, और चंद एक ही ऐसे होते हैं जिनको ये क्रेडिट मिलता है कि उन्होंने एक नेशन, एक स्टेट बनाई। फाइन, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये तीनों काम कर दिखाए। फाइन, तो चलें अब हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो एक तो वो वेल्दी फैमिली से थे। ठीक है, तो उसके बाद उनकी फैमिली वेल नोन फैमिली थी। ठीक है, और उन्होंने ज़ाहिर है वेल्दी फैमिली थी, उसके बाद ही उन्होंने इतने अच्छे कॉलेज से, इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की। ठीक है, उसके बाद अगर एज अ पर्सन उन्हें देखें तो वो एक इगोइस्टिक पर्सन थे। ठीक है, इगोइस्टिक हम जो नॉर्मली लेते हैं इन अ नेगेटिव सेंस ले लेते हैं कि जी ईगो है बंदे में, तो ये बहुत नेगेटिव बात है। हालांकि ऐसे नहीं होता। ईगो का मतलब ये भी है कि आप सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करो। फाइन, यानी आपको अपनी जो काबिलियत है उस पे इतना एतमाद होना चाहिए कि आपकी लोग रिस्पेक्ट करें। ठीक है, लोगों पे ये चीज़ फ़र्ज़ होनी चाहिए कि वो आप पे रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपको ये चीज़ खुद में डेवलप करनी होती है। ठीक है, तो ऐसी ही एक पर्सनालिटी थी कायदे आज़म की, और ऐसी ही पर्सनालिटी के वो मालिक थे, ऐसा ही वो सोचते थे। ठीक है, वो मानते थे अपनी सारी सलाहियतों का, उन्हें अच्छे से इल्म था, और वो चाहते थे कि उन्हें उतनी ही एप्रिसिएशन मिले। ठीक है, और शायद यही एक रीज़न थी उनके कांग्रेस को छोड़ने की, और वो सारी बातें खैर वो आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये मैंने उनकी पर्सनालिटी का आपको बता दिया। उसके बाद अगर उनके ब्लड रिलेशंस, तीन इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनका ज़िक्र यहाँ पे करना बनता है। सबसे पहले अगर रत्ती बाई की बात करें तो ये उनकी वाइफ थी। रत्ती बाई उस टाइम मुंबई की सबसे खूबसूरत तरीन औरत मानी जाती थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया कि कायदे आज़म के लिए उन्होंने अपना दीन छोड़ा, अपना मज़हब छोड़ा, और वो यहाँ मुसलमान हो गई। ठीक है, और मुसलमान होने के बाद उन्होंने कायदे आज़म से शादी कर ली। उसके बाद जो है कायदे आज़म चौंका बिज़ी हो गए थे पॉलिटिकल अपनी लाइफ में, लेकिन स्टिल उनके जो वो
मोहब्बत है उसकी हमें मिसाल यहाँ से मिलती है कि कायद-ए-आज़म को सिर्फ़ 2 ही दफ़ा लोगों ने पब्लिक में रोते देखा था। एक दफ़ा तब जब उनकी वाइफ़ रतीबाई की डेथ हुई थी और उस टाइम कहते हैं कि कायद-ए-आज़म बच्चों की तरह रोए थे। और दूसरी दफ़ा तब जब वो पाकिस्तान अलग हो गया था, ठीक है? और उस टाइम जब वो इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे, तो लास्ट टाइम अपनी वाइफ़ की जो कब्र पे जाके वो रोए थे। लाइक ही वाज़ लाइक कि वो नेक्स्ट अगेन यहाँ पे वापस नहीं आ पाएँगे ना, तो वो 2 दफ़ा, ठीक है? तो इससे हमें उनके जो रिलेशन था उसका अंदाज़ा होता है। उसके बाद दीना वादिया ये उनकी बेटी थी, ठीक है? इनकी बेटी के साथ इनका बहुत स्ट्रेंज सा रिलेशन था, ठीक है? दीना वादिया ने एक पारसी से शादी की थी और जब शादी वो करना चाह रही थी तो कायद-ए-आज़म ने बहुत इन्हें बहुत इंसिस्ट किया कि वो ऐसा नहीं करें। इवन कि ये बहुत फेमस बात है कि कायद-ए-आज़म ने अपनी बेटी को कहा कि पूरे इंडिया में इतने सारे मुसलमान हैं, किसी से भी शादी कर लो, कोई और ढूँढ लो, ठीक है? तो उनकी बेटी ने उन्हें आंसर किया कि इंडिया में इतनी सारी मुसलमान औरतें थी, आपने मेरी माँ से ही शादी क्यों की? ठीक है? और उसके बाद वो चली गई थी, उन्होंने अपने वो जिस लड़के से वो चाहती थी, उससे उन्होंने शादी कर ली, कायद-ए-आज़म ने उनसे रुख मोड़ लिया था, ठीक है? उन्हें छोड़ दिया था। अब फ़ातिमा जिन्ना की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट सबको ही पता है कि ये उनकी बहन थी। ये बाय प्रोफ़ेशन ये डेंटिस्ट थीं और कायद-ए-आज़म के लिए उन्होंने अपना प्रोफ़ेशन छोड़ दिया और अपनी बाकी सारी लाइफ़ अपने भाई के लिए वक़्फ़ कर दी, उनके कॉज़ के लिए वक़्फ़ कर दी। उसके बाद बात करें इनके 2 रिलेशन गांधी और नेहरू के साथ, तो गांधी के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है? गांधी के ये दोस्त थे और क्योंकि गांधी एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी थी गांधी की, ठीक है? हाँ, इनके जो थॉट्स थे उनमें थोड़े क्लैशेस थे, मतलब गांधी चाहते थे कि मिल के रहें मुसलमान और हिंदू, लेकिन ये कायद-ए-आज़म जो है ये चाहते थे कि मुसलमानों को सही उनकी ठीक है, मिल के रहने को भी इन्होंने स्टार्ट में जो है ये बहुत काम किया इसके लिए, लेकिन वो चाहते थे एटलीस्ट उन्हें उतनी रिस्पेक्ट तो मिले, उनके राइट्स तो मिले, लेकिन गांधी इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था, लेकिन जो कायद-ए-आज़म और उनका अच्छा रिलेशन था। लेकिन अगर दूसरी तरफ नेहरू की बात करें तो नेहरू के साथ इनके काफ़ी सारे क्लैशेस थे, ठीक है? क्योंकि कहा जाता है कि नेहरू की थोड़ी रिजिड पर्सनैलिटी थी और उसकी वजह से ये आपस में दुश्मन थे। उसके बाद यहाँ पे हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करें तो उसके एम्बेसडर रहे हैं कायद-ए-आज़म, बहुत सारा काम किया है, ठीक है? उसमें लखनऊ पैक्ट 1916 का बहुत फेमस है, फ़ाइन। और उसके बाद तकरीबन 24 साल कायद-ए-आज़म ने दिए थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी को, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस में थे, ऑफ कोर्स कांग्रेस में थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए काम कर रहे थे। कांग्रेस का मेन जो है मोटिव यही था कि हिंदू और मुस्लिम सारे जो हैं वो मिल के रहें, ठीक है? तो उसके बाद उन्होंने 1920 में उन्होंने कांग्रेस को लीव कर दिया और ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि पॉलिटिक्स को ही छोड़ दिया, ठीक है? जब पॉलिटिक्स को छोड़ दिया उसके बाद ये जो मुस्लिम लीग है ये उन्होंने बाद में ज्वाइन की थी, वो भी इलामा इकबाल ने जब इन्हें बहुत इंसिस्ट किया तब ज्वाइन की थी। और मुस्लिम लीग का स्टार्टिंग में मोटिव ये नहीं था कि हमें अलग नेशन चाहिए, बल्कि उस टाइम मोटिव ये था कि जो वहाँ के मुसलमान हैं उनको उनके राइट्स मिलने चाहिए। फ़ाइन, यहाँ पे एक बहुत फेमस कोटेशन है कायद की, वो देखते हैं। डेट think 100 times before you take any decision, but when that decision is taken, stand by it as one man। यानी आप कोई भी फैसला करने लगते हो तो 1000 दफ़ा सोचो पहले उसके बारे में क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ठीक है? कैसा रहेगा आपका फैसला, लेकिन जब एक दफ़ा ले लो तो फिर उस पर डट जाओ, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे हम लास्ट में इसके कुछ देख लेते हैं उनकी किलिंग अटेम्प्ट्स की। अगर हम बात करें तो कायद-ए-आज़म पे काफ़ी सारी किलिंग अटेम्प्ट्स हुई थी, ठीक है? बहुत दफ़ा हुई, लेकिन ज़ाहिर है अल्लाह ने उनसे काम करवाना था तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन लंग कैंसर उन्हें था और बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन थी, ठीक है? 1940 में ये बहुत ज़्यादा हो गया था टीबी, ठीक है? लेकिन उन्होंने किसी को भनक तक नहीं पड़ने दी, किसी को नहीं पता चलने दिया कि उन्हें इतनी बड़ी बीमारी है, ठीक है? क्योंकि अगर एक लीडर की ही पता चल जाए कि ये आज या कल आज है कल नहीं है, ठीक है? वैसे तो किसी की भी लाइफ डेथ का नहीं पता, लेकिन जो इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो तो उसके बारे में यूजुअली यही होता है कि इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा। तो ऐसे में फिर पाकिस्तान को आज़ाद करवाना ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता, ठीक है? मुसलमानों को आज़ाद करवाना मुश्किल हो जाता। तो उस सिचुएशन में कायद-ए-आज़म ने किसी को पता तक नहीं चलने दिया और इस तरह उनकी
ज़िंदगी अपने इख्तिताम को पहुंची पाकिस्तान बनने के कुछ अरसा बाद ही। आज की ये बुक यहीं तक थी, बाकी मैंने आपको मेन पॉइंट्स बता दिए हैं, लेकिन इसमें और बहुत कुछ है, बहुत अच्छी बुक है। आई मस्ट से कि आप सबको ये लाजमी पढ़नी चाहिए। थैंक यू।